यह है हमारी पृथ्वी, जो अंतरिक्ष से ऐसी दिखाई देती है। उसके बाद सबसे नजदीक है हमारा चांद। उसके बाद शुक्र यानी कि वीनस, बुध यानी कि मरकरी, और उसके बाद हमारे सौरमंडल का जनक सूर्य आता है। यदि हम सूर्य से दूर जाने के क्रम में देखेंगे तो फिर मार्स यानी कि मंगल ग्रह, बृहस्पति यानी जुपिटर, शनि यानी सैटर्न, अरुण, यूरेनस और अंत में आता है वरुण यानी कि नेपच्यून ग्रह। पर क्या यही हमारे सौरमंडल का अंतिम की रहा है? सौरमंडल क्या है? सौरमंडल कहाँ तक फैला है? सौरमंडल की आखिरी चीज क्या है? ग्रहों की दुनिया कहाँ तक है? ग्रहों के बाद क्या है? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटी कहाँ पर जाकर खत्म होती है? क्या कभी हम सौरमंडल को पार कर पाएंगे? और क्या सौरमंडल इतना ही है जितना कि वैज्ञानिकों ने इसकी कल्पना की है? इस बात को हम भली भांति जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जो कि पहले 9 हुआ करते थे। सौरमंडल की शुरुआत हमारे सूर्य से होती है, जिसमें शुरुआत के 4 ग्रहों को स्तरीय ग्रह कहा जाता है, जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स शामिल है। यह वो ग्रह है जहाँ पर जमीन है। पृथ्वी के अलावा सारे ग्रह आज वीरान पड़े हैं। और बात करें सूरज और मंगल ग्रह के डिस्टेंस की, तो मंगल ग्रह पर सूरज से 22 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर है। इन 4 ग्रहों के बाद एक ऐसा क्षेत्र आता है जहाँ पर लाखों की संख्या में एस्टेरॉयड है। इस जगह को एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जाना जाता है। एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद छोटे बड़े सभी ऑब्जेक्ट सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जैसा कि बाकी ग्रह करते हैं, पर इन्हें ग्रह नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें कि एस्टेरॉयड बेल्ट 14 करोड़ 9 लाख किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि सूर्य से 32 करोड़ 91 लाख किलोमीटर से शुरू होता है और 47 करोड़ 87 लाख की दूरी में फैला हुआ है। आप कहीं फुटेज में देखते हैं कि एस्टेरॉयड काफी नजदीक दिखाई देते हैं, मगर रियलिटी में यह बहुत दूर दूर होते हैं। यदि इनके बीच से किसी स्पेसक्राफ्ट को गुजारा जाए तो बिना टकराए आराम से गुजर जाएगा। इस क्षेत्र को पार करने के बाद सौरमंडल के बाहरी ग्रहों की दुनिया आती है, जिसमें जुपिटर, शनि और यूरेनस, नेपच्यून जैसे ग्रह शामिल है। इन ग्रहों को गैसीय प्लेनेट भी कहा जाता है, गैस दानव भी कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे अंतिम वाला प्लेनेट नेपच्यून है, जिसे वरुण ग्रह कहा जाता है। यह सूरज से लगभग 1.5 अरब किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद आता है प्लूटो, जो कभी सौरमंडल का नोवा ग्रह हुआ करता था, लेकिन आज एक बोना ग्रह बनकर रह गया है। दोस्तों, 1990 के दशक तक हम इंसान प्लूटो को सौरमंडल की बाउंड्री मानते थे। हमारा मानना था कि प्लूटो ही सौरमंडल की आखिरी बाउंड्री है। मगर फिर साल 1992 तारीख 19 अगस्त वैज्ञानिकों की एक टीम अंतरिक्ष में टेलीस्कोप के साथ नजर गड़ाए बैठी थी। कभी उन्हें अंतरिक्ष में कुछ ऐसा नजर आया जो कि सौरमंडल की परिभाषा ही बदलने वाला था। वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में कुछ डॉट जैसा नजर आ रहा था। उसके बाद वैज्ञानिकों को पता चला था कि वहां पर कोई एक दो ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि इस तरह के ऑब्जेक्ट से पूरा का पूरा क्षेत्र भरा हुआ है। इन्होंने पूरे सौरमंडल को घेर रखा है, जो कि एक डिस्क के सूर्य का चक्कर लगा रहा था। इसी तरह वैज्ञानिकों ने कुछ बेल्ट को खोज निकाला। कॉपर बेल्ट की खोज के बाद सौरमंडल का क्षेत्र अरबों किलोमीटर बढ़ गया। कॉपर बेल्ट में लाखों करोड़ों की संख्या में छोटे बड़े ऑब्जेक्ट मौजूद थे। कॉपर घेरे की वस्तुएं सर्दी की शक्ति से जमे हुए पानी, मीथेन और अमोनिया की मिली जुली बर्फ की बनी हुई है। दोस्तों, कॉपर बेल्ट का मेन एरिया 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के क्षेत्र में फैला हुआ है। आपको बता दें, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उस दूरी को कहा जाता है जितनी दूरी सूरज और पृथ्वी के बीच में है। यह दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि कॉपर बेल्ट का अंतिम छोर ही हमारे सौरमंडल का अंतिम किनारा होगा, तो यह आपका सोचना गलत है। सौरमंडल आपकी कल्पना से बहुत बड़ा है। यहाँ पर विज्ञान के नियम नहीं चलते, यहाँ पर प्रकृति के नियम चलते हैं। अंतरिक्ष अपनी ही धुन में अपनी चीजों को सेटल कर लेता है।
जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि हमारे सौरमंडल की हर बारीक चीज को कॉपर बेल्ट के आगे सूरज ने एक रिफ्लेक्ट शील्ड बना दे रखी है। दरअसल हमारा सूरज हर सेकंड अरबों टन हाई एनर्जी पार्टिकल्स सोलर विंड के रूप में बाहर फेंकता रहता है, जो अंतरिक्ष में यात्रा करती हुई सूरज के चारों ओर एक शील्ड बना देती है, जिसे हम हेलियोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। इसी शील्ड की वजह से आज हम पृथ्वी पर जिंदा हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर जो दूसरी गैलेक्सी मौजूद है उनके अंदर धमाके होते रहते हैं, और यह कोई नॉर्मल धमाके नहीं होते। इनके अंदर कई प्रकार की हानिकारक रेडिएशन होती है, जिन्हें कॉस्मिक रेंज कहा जाता है। अगर सीधे सौरमंडल के घेरे को पार करके ये हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाए तो पृथ्वी पर जीवन पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है, और एक ही झटके में जिससे बिजली से आदमी खत्म हो सकता है, वैसे ही पृथ्वी पर जीवन खत्म हो सकता है। हमारी पृथ्वी मंगल और वीनस जैसी वीरान दिखाई देगी। इस खतरनाक कॉस्मिक रेंज यानी किरणों से हमें बचाती है। हमारे सौरमंडल का हेलियोस्फीयर, जो कि अंतरिक्ष में 14 अरब किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि सूरज के चारों ओर एक बुलबुले की तरह नजर आता है। जब ब्रह्मांड से आ रही कॉस्मिक किरणें सोलर विंड से टकराती है तो वहीं पर रुक जाती है। अब फिर से वही सवाल, क्या सौरमंडल हेलियोस्फीयर तक ही सीमित है? लेकिन हम आपको बताते चले कि सौरमंडल इससे भी कहीं आगे तक फैला हुआ है। दोस्तों, आपको पता होगा वायेजर अंतरिक्ष, जो कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा 1977 में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। इसका सबसे बड़ा मकसद था सौरमंडल के ऐसे ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाना जिनसे आज तक इंसान अनजान था। आज की तारीख में अंतरिक्ष यान 163 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर पहुंच चुका है। आसान भाषा में कहे तो वायेजर अंतरिक्ष यान पृथ्वी से 2400 करोड़ किलोमीटर दूर जा चुका है और आज भी लगातार यात्रा कर रहा है। कहा जाता है कि साल 2025 में इनसे हमारा कनेक्शन टूट जाएगा, क्योंकि अब इनकी बैटरी बहुत कमजोर पड़ चुकी है और कई सारे उपकरण इनके काम करना बंद कर चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी यह यात्रा करते रहेंगे। साथ हम इंसानों का एक मैसेज भी है, जो अगर एलियन सभ्यताओं को मिला, जो कि हमारी तरह ही उन्नत और वैज्ञानिक तकनीकों को जानने वाले होंगे, तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम इंसान भी किसी दूसरे ग्रह पर रहते हैं। यहाँ भी एक प्रश्न है, क्या वायेजर अंतरिक्ष यान सौरमंडल से बाहर जा चुका है? इसका जवाब होगा नहीं। वायेजर को सौरमंडल की बाउंड्री पार करने से भी हजारों सालों का समय लग जाता है। ये सौरमंडल के एटमॉस्फेयर से तो बाहर हो चुका है, लेकिन सौरमंडल के गुरुत्वाकर्षण से नहीं। यानी अभी भी यह अंतरिक्ष यान करीब 45 साल से ज्यादा समय से अंतरिक्ष में सफर कर रहा है, मगर सूरज के गुरुत्वाकर्षण के चुंगल से नहीं निकल पाया। अभी से और लंबा रास्ता तय करना है किसी दूसरे सौरमंडल में प्रवेश करने के लिए, लेकिन उसके लिए भी इसे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। सूर्य से आगे भी कुछ ऐसी चीजें मौजूद है जो सूरज के गुरुत्वाकर्षण से कनेक्ट है। सूर्य के इतने दूर के हिस्से को भी हम देखें तो कभी कभी वस्तुएं वहां से छिटक कर सौरमंडल के अंदर की ओर आ जाती है, जो पृथ्वी पर जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाकी ग्रहों पर भी यह टकराते रहते हैं, परंतु वहां पर किसी तरह का जीवन नहीं है, इसलिए कोई नुकसान नहीं होता। इन्हें हम जानते हैं कॉम्स के नाम से। आपको बता दे, कोमेट भी दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट पीरियड कोमेट और लॉन्ग पीरियड कोमेट। शॉर्ट पीरियड कोमेट मंगल ग्रह के पीछे मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट से आते हैं। लॉन्ग पीरियड कोमेट एक ऐसी रहस्यमय दुनिया से आते हैं जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। लॉन्ग पीरियड कोमेट हर 1000 साल या इससे भी अधिक समय में एक बार आते हैं। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेहमान कोई नजदीक जगह से नहीं बल्कि बहुत दूर से यात्रा करके आते हैं। से बहुत ही ज्यादा दूरी पर होने के कारण इन पर बर्फ जमी रहती है, जो सूरज के नजदीक आते आते पिघलना शुरू हो जाती है और इनका आकार छोटा होता जाता है। पिघलती हुई बर्फ पीछे पूंछ की तरह नजर आती है। यह कोमेट सौरमंडल में समय समय पर आते रहते हैं। इसका मतलब साफ है कि जहां से आ रहे हैं
वहाँ इनका बहुत ही बड़ा भंडार मौजूद है। लेकिन आखिर वो है कहाँ? हमारा सोलर सिस्टम ऐसी कॉमेट्स की भरी डिस्क से घिरा हुआ हो, और वो है ऊट क्लाउड। वैज्ञानिकों की एक कैलकुलेशन के मुताबिक इस ऊट क्लाउड में 2 खरब से भी ज्यादा ऑब्जेक्ट मौजूद हो सकते हैं। लेकिन ऊट क्लाउड की इस दुनिया को हमने रियलिटी में कभी नहीं देखा। अभी तक एक कोरी कल्पना मात्र है। आखिर धूमकेतु वहां से अपनी जगह चेंज करके सौरमंडल के अंदर की तरफ क्यों आते हैं? यह सौरमंडल के बाहर की तरफ भी जाते होंगे। इसके ऊपर कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि वहां पर कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट मौजूद हो सकता है जो उन्हें डिस्टर्ब करके इधर उधर धकेल रहा है, उनके बीच में टकराव की वजह बन रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो इस ऊट क्लाउड की गहराई में एक स्टार मौजूद है जिसे वैज्ञानिकों ने नेमेसिस नाम से जानते हैं, मगर अभी तक तो यह केवल एक कल्पना है। इस वैज्ञानिक अभी तक सिद्ध नहीं कर पाए हैं अगर इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट वहां मौजूद है, वह चमक क्यों नहीं रहा। इस पर वैज्ञानिकों की माने तो यह एक व्हाइट क्लाउड का एरिया जो 5000 एस्ट्रोनॉमिकली यूनिट से लेकर 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकली यूनिट तक फैला हुआ हो सकता है। आप इस बात का अंदाजा भली भांति लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा क्षेत्र है। लेकिन अगर बात की जाए हमारे सूर्य के सबसे नजदीकी स्टार की, तो वह है अल्फा सेंटोरी, जो सूर्य से लगभग 4.243 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो 1 साल में प्रकाश तय करता है। अल्फा सेंचुरी के पास भी हमारे सौरमंडल की तरह ऊट क्लाउड मौजूद हो सकता है। कुछ ऑब्जेक्ट आपस में मिलते जुलते रहते हैं। इन दोनों तारों के बीच जो जगह मौजूद है वह हो सकता है हमारे सौरमंडल का आखिरी छोर मौजूद हो। यदि हम यह मानकर चले कि हमारे सबसे नजदीकी सौरमंडल की बाउंड्री और हमारी बाउंड्री कहीं पर मिलती है, तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो कम से कम वह दूरी 2 प्रकाश वर्ष की जितनी बड़ी होगी। दोस्तों, पक्के तौर पर तो हम यह नहीं कह सकते कि हमारे सौरमंडल का किनारा कहाँ है। अगर हम प्लेनेट को शामिल करके सौरमंडल का किनारा देखें तो वह नेपच्यून तक हो सकता है। लेकिन अगर बौने ग्रह को शामिल करके सौरमंडल का किनारा देखा जाए, हमारा सौरमंडल ऊपर प्लेनेट पर तक हो सकता है। लेकिन हमारे सौरमंडल का गुरुत्वाकर्षण का अरबों किलोमीटर तक दूर तक मौजूद ऑब्जेक्ट को इफेक्ट करना इसे और भी विशाल बनाता है। सौरमंडल का अंतिम किनारा डिफाइन तय करेगा कि ऊट क्लाउड से भी परे हो सकता है। मगर दोस्तों, ऊट क्लाउड अभी एक थ्योरी है, तो हम पक्के तौर पर तो कुछ नहीं कह सकते। अभी तक हमें सौरमंडल के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा सौरमंडल का दायरा किस हद तक सीमित है। लेकिन अगर वाकई में व्हाइट क्लाउड के बाद हमारे सौरमंडल का अंतिम किनारा है, तो जो 2022 में कहा जा रहा था कि वायर अंतरिक्ष यान का सौरमंडल के किनारे के पार कर चुका है, तो वह झूठ है। इसे और हजारों सालों का समय लगने वाला है। सौरमंडल को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचने या कदम रखने में फिर भी यह बात झूठी होगी। हमारे सौरमंडल से बाहर जाकर दुनिया को देखा है। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि आप सौरमंडल के किनारे को कहां तक मानते हैं।